Hello everyone, I am Pankaj Gupta, a first year MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो मुझे पर्सनली लगता है कि सारे नीट एस्पिरेंट्स को उनके एंड रिजल्ट याद होने चाहिए। हम उस क्वेश्चन के एंड रिजल्ट को याद करके काफ़ी टाइम को सेव कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे। मैं उनको पहली बात तो शॉर्टकट्स नहीं बोलूँगा, मैं उनको बोलूँगा एंड रिजल्ट है, क्योंकि शॉर्टकट्स कुछ नहीं होता है, वो एक अंडरस्टैंडिंग के बाद ही बनता है। जो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो क्या बोल रहे हैं, अ पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ v1 एंड हाफ स्पीड रेस्ट हाफ विद स्पीड ऑफ v2। एवरेज स्पीड क्या होगा इसका? अगर हम मान लें इसका टोटल डिस्टेंस यहाँ से a से b तक का डिस्टेंस है 2x और मिड में यहाँ ले लें x, ये x, तो बोल रहे जो हाफ है वो v1 से स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और जो नेक्स्ट हाफ है, रेस्ट हाफ है, v2 से कर रहा है। तो बोल रहा है कि एवरेज स्पीड, ध्यान से देखें तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ना कि एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो हम जहाँ तक हमको पता है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं टोटल डिस्टेंस पता है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस जो है 2x है, तो 2x टोटल डिस्टेंस हो गई। अगर हम टाइम की बात करें तो हमको टोटल टाइम नहीं पता है। अगर हम यहाँ तक का बस निकालें, t1 टाइम मान लें और इसको t2 टाइम मान लें तो सॉल्व हो सकता है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो t1 इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन v1 एंड t2 इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन v2। तो t1 इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन v1 एंड t2 इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन v2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2x अपॉन v2x प्लस v1x अपॉन v1 v2। v1 v2 ऊपर चला जाएगा, 2x इंटू v1 v2 अपॉन v2x प्लस v1x। अगर हम x को कॉमन ले लीजिए, 2x इंटू v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1 x x कट जाएगा, एंड रिजल्ट हमारा आएगा 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर हम इसको याद कर सकते हैं, अगर देखें हम तो ये इतना लंबा प्रोसेस जो है, अगर हम ध्यान दें तो जो हमारा इतना लंबा प्रोसेस है, हमने इतना सॉल्व किया, यहाँ तक सॉल्व किया। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लास्ट तक बस ये याद रख लें, हम ये याद रख लें तो हम काफ़ी टाइम को सेव कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें हम डायरेक्टली एंड रिजल्ट को याद करके काफ़ी टाइम को सेव कर सकते हैं। तो हमारा पहला शॉर्टकट यही है कि अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है कि अगर कोई भी बॉडी है वो v1 स्पीड से x डिस्टेंस चल रहा है और v2 स्पीड से सेम डिस्टेंस x चल रहा है, तो क्वेश्चन में पूछ सकता है एक तो एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है, और दूसरा पूछ सकता है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो सपोज करें वो बॉडी पहले केस में जो बॉडी है वो ए से बी ट्रेवल करता है एक्स डिस्टेंस v1 से, और नेक्स्ट जो ट्रेवल करता है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है बी से सी, ए बी सी, और नेक्स्ट जो डिस्टेंस इक्वली एक्स ही है बट डिफरेंट स्पीड है। तो इस केस में जो होगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम ही होगा, जो कि होगा 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। अगर सपोज करिए जो बॉडी है वो ए से बी तो ट्रेवल की, ओके, एक्स डिस्टेंस, बट जो v1 स्पीड से, बट जो नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया अपोजिट कर ली b2 ए, मतलब जहाँ थी वहीं आ गई, बट डिस्टेंस तो सेम ही है बट स्पीड जो है v2 है। इस कंडीशन में जो होगा जो एवरेज स्पीड है वो तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, बट जो
एवरेज वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ओके, यहाँ पे दो फार्मूले हैं, या तो एवरेज वेलोसिटी के लिए या फिर एवरेज स्पीड के लिए। तो ये तब अप्लाई होता है जब जो डिस्टेंस हो, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो वो सेम हो और वेलोसिटी दिया हो, टाइम ना दिया हो। ओके, और ये तब अप्लाई होता है जब जो टाइम पीरियड है वो सेम हो, वेलोसिटी दिया हो और डिस्टेंस ना दिया हो। ओके, तभी अप्लाई होता है। अगर देखें हम ध्यान से, एक छोटे से फार्मूला को हम याद कर लेते हैं, तो नेक्स्ट देखिए, अगर देखें हम तो सेम क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछा था, एवरेज स्पीड पूछा था, तो उसको विथ इन मतलब देखते ही सॉल्व किया जा सकता है, बस एक एंड रिजल्ट को याद रखिए। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े, सपोज करिए आप किसी मॉल में गए, आपकी किस्मत ख़राब हुई, तो जो इलेक्ट्रिक जो सीढ़ी है वो बंद है उस दिन, बट आपको तो ऊपर जाना है। तो आपने क्या की, वो बंद सीढ़ी पे ही चल के नीचे से ऊपर गई चल के अपने पैरों से, तो उस दिन आपको टाइम लगा T1। आप दूसरे दिन गए तो आपकी किस्मत अच्छी थी, तो इलेक्ट्रिक सीढ़ी चल रही थी, तो आपने यहाँ पे बस चढ़ा और चढ़ के रुक गया, तो उस दिन आपको टाइम लगा T2। सपोज़ करिए आप किसी दिन बहुत जल्दबाजी में हैं, तो आपको क्या कर रहे हैं, सीढ़ी भी चल रही है और आप उस पर भी चलते जा रहे हैं, सीढ़ी तो चल ही रही है, आप भी उस पर चल रहे हैं, तो उस दिन आपको टाइम लगा T। तो एक इसमें रिलेशन बनेगा, अगर आप सॉल्व करके निकालेंगे तो कुछ रिलेशन ऐसा आएगा। तो T जो होगा, मतलब T जो सीढ़ी भी चल रही है और आप भी चल रहे हैं, वो होगा T इक्वल टू T1 T2 अपन T1 प्लस T2। ये जो टाइम है T1, वो आप बस पैदल चल के गए थे, सीढ़ी बंद थी। T2 जो टाइम है वो टाइम है जो आप बस सीढ़ी पे चढ़ के रुक गए थे, सीढ़ी खुद चल रही थी। और T1 टाइम है आप भी चले थे, सीढ़ी भी चल रही थी। एग्जैक्टली अगर हम इसी टॉपिक पे देखें तो डिट्टो क्वेश्चन आया है एक, और 2017 का है। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन और फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। भाई प्रीति गई और देखी कि चल ही नहीं रहा है सीढ़ी, तो उसने स्टेशनरी सीढ़ी पे ही मतलब रुकी, उस सीढ़ी पे चढ़ने लगा, तो टाइम लगा T1। और दूसरे दिन गई तो सी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग स्लेटर, मतलब दूसरे दिन ये चल रहा था, उस पर जाकर बस खड़ी हो गई, तो उस दिन उसको टाइम लगा था T2 लगा था। टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग। अब ये बोल रहा है कि सीढ़ी भी चल रहा है और वो भी चल रही है, तो टाइम क्या होगा? एग्जैक्टली ऑप्शन हमारा बी होगा, T1 T2 अपन T1 प्लस T2। थर्ड हमारा जो शॉर्टकट है वो यही है, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। इसमें ये होता है, सपोज करें कि आप एक बॉल को स्काई से ड्रॉप कर रहे हैं, छत से ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, तो पहले सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। सेकंड में उससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, थर्ड में उससे ज़्यादा करेगा और फोर्थ में उससे ज़्यादा करेगा। तो एक रिलेशन बनता है, जो रिलेशन बनता है कि पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, चारों सेकंड में, मतलब पहले सेकंड में यहाँ से यहाँ तक चला, सेकंड में यहाँ से यहाँ तक, थर्ड में यहाँ से यहाँ तक, फोर्थ में यहाँ से यहाँ तक। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या है? H1:S2 S3:S4 इक्वल टू 1:3:5:7। अगर S5 पूछता तो यहाँ पे और बढ़ा देते हम, 9 हो जाता है, S2:11 हो जाता है, S2:13 ऐसे बढ़ते जाता है, मतलब और नंबर वाले बढ़ते जाएंगे। अब ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एक्सेलरेशन था हमारा, जो फोर्स था फिर एक्सेलरेशन, अगर अंडर फ्री ग्रेविटी कर रहा है, अंडर फ्री अगर सिस्टम गिरा रहे हैं उसको, तो क्या कांस्टेंट है जी, क्या कांस्टेंट? ग्रेविटी है, कांस्टेंट मतलब कि जो फोर्स लग रहा है वो भी कांस्टेंट ही लग रहा है। क्यों? F इक्वल टू क्या होता है, M है, मास तो कांस्टेंट ही होगा बाल का, और ए जो होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तभी अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि भाई एक्सेलरेशन अलग है आप लगा दे रहे हैं तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। हमारा जो फोर्थ शॉर्टकट है वो कुछ इस पे ही है। हमने फ्री फॉल किया बॉल को, ओके, तो पहले में तो यहाँ तक आया, ठीक है, दूसरे सेकंड में यहाँ उससे ज़्यादा थोड़ी सी, तीसरे में उससे ज़्यादा और चौथा में उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि ये जो है S1:2 S2:2 S3:S4 1:4:9:16, ये तब अप्लाई होता है जब वो बोलता है कि जो डिस्टेंस है पहले सेकंड में, तो यहाँ से आया
और दूसरे सेकेंड मतलब कि सेकेंड नहीं, फर्स्ट से लेकर सेकेंड तक का, ओके। और तीसरा मतलब S3 मतलब कि 1 से लेकर 3 तक का, S4 मतलब कि 1 से लेकर 4 तक का जो डिस्टेंस का रेशियो है वो क्या होगा, ठीक है। तो अगर ऊपर देखें तो H1:2 इक्वल टू क्या था, 1:3:5:7 था, ठीक है। तो पहले सेकंड में तो ये ट्रेवल किया था, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। तो अगर हम बात करें पहले में तो 1 ही हो जाएगा, सेकेंड में क्या हो जाएगा, पहला तो होगा ही, दूसरा भी हो जाएगा, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4, ओके। और थर्ड में देखें तो पहला दूसरा तीसरा, 5 3 8 और एक 9 हो जाएगा। और फोर्थ आप पूछे तो ऐसे ही सबको जोड़ते जाएंगे तो एक ये रेशियो बन जाता है, ओके। अगर हम इस पर क्वेश्चन देखें, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्री फॉलिंग मतलब कि ये कांस्टेंट ग्रेविटी में फॉल कर रहे हैं, मतलब फोर्स भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है ही। बॉडी इन द पहले दूसरे तीसरे चौथे, पहले दूसरा पूछ रहा है, मतलब पहला अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, ठीक है। तो वो क्या था, गैलीलियो का ऑड नंबर था 1:H1:2:S3 इक्वल टू 1:3:5:7। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी कुछ इस फॉर्मूले बेस्ड है। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली, एक स्टोन जो फ्रीली फॉल करता है मतलब ग्रेविटी में फॉल कर रहा है, कांस्टेंट ग्रेविटी है, मतलब गैलीलियो लग सकता है शायद। इट कवर्स अ डिस्टेंस H1, H2, H3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड। द रिलेशन बिटवीन H2, H2, H3 वही है कि पहले 5 सेकेंड में H1 कर रहा है, नेक्स्ट 5 सेकेंड में H2 कर रहा है और उससे नेक्स्ट 5 में H3 कर रहा है। तो हमारा वही था, रेशियो क्या हो जाएगा, H1:2 S3 इक्वल टू 1:3:5। ऐसा कुछ तो मैं दिख ही नहीं रहा है रेशियो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो H2 है वो 3 टाइम्स ऑफ H1 है। इसका रेशियो देखें क्या हुआ, यही हुआ ना कि H2 जो है 3 टाइम्स H1 है और H जो 3 है वो 5 टाइम्स ऑफ H1 है। तो ऐसा ऑप्शन मेरे पास कोई है, ये रहा ना, ये रहा। इसको इधर भेज देंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कुछ उसी पे बेस्ड है। अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, मतलब v = 0 स्टार्ट कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट है, मतलब ये एक्सेलरेशन में कांस्टेंट होगा, जी मान सकते हैं मे बी, जी कांस्टेंट होता है, ओके। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड इज S1, पहले 10 सेकेंड में सपोज कि बॉडी गिर रहा है वो 10 सेकेंड में ट्रेवल किया है S1 फर्स्ट 10 सेकेंड में, एंड कवर इन द फर्स्ट 20 सेकेंड, ध्यान दिया यहाँ पे अगर तो बोल रहा है फर्स्ट 20 सेकेंड, ना कि नेक्स्ट 20 सेकेंड बोला है, फर्स्ट 20 सेकेंड मतलब कि शुरू से ही 20 सेकेंड में। और 10 तो पहले ट्रेवल किया था और नेक्स्ट जो ट्रेवल किया है वो भी कितना किया है, नेक्स्ट एंड द फर्स्ट 20 सेकेंड में S2 है। तो उसमें रिलेशन पूछा है, तो रिलेशन आपको पता ही है कि S1:S2 इक्वल टू क्या होता है, 1:4 होता है। अगर और बढ़ाएं तो 1:4:9:16 होने लगता है, तो 1:4 का रेशियो होगा, तो ST जो होगा 4 टाइम्स ऑफ S1 हो जाएगा। वो इस फॉर्मूले बेस्ड है, इस पे है। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट ये है कि सपोज को एक बॉडी है जो अपना रेस्ट पे है, बट एक फिक्स एक्सेलरेशन से उसने वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया T टाइम तक के लिए, T1 टाइम के लिए अपना वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया, इससे अल्फा एक्सेलरेशन से अपने वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया T1 टाइम तक, ठीक है। उसने वेलोसिटी अचीव कर ली, ठीक है, V मैक्स चला गया वो, ठीक है, वो एक मैक्स वेलोसिटी में अचीव कर ली। उसके बाद से क्या हुआ, उसने अपने वेलोसिटी को डिक्रीज़ करना चालू किया और T2 टाइम के बाद से अपने वेलोसिटी को डाउन किया बीटा एक्सेलरेशन से, और फिर से वो रेस्ट पे आ गया, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ और दोबारा क्या होगा, वो रेस्ट पे आ गया। रेस्ट से स्टार्ट किया अल्फा एक्सेलरेशन से T1 टाइम के लिए, और उसने अपने V मैक्स स्पीड को प्राप्त कर लिया है। उसके बाद से उसने बीटा एक्सेलरेशन से, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन से उसने T2 टाइम में वेलोसिटी को डिक्रीज़ किया और फिर से 0 आ गया। और जो टोटल टाइम है, मतलब कि T1 + T2 है, टोटल टाइम है वो T के बराबर है यहाँ पे, ओके, मान लेते हैं सर T के बराबर है। तो यहाँ पे 3-4 कंडीशन है जो क्वेश्चन में पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब कि यहाँ तो अल्फा था, यहाँ पे बीटा था, बट इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा।
तो उसमें होता है अल्फ़ा बीटा उस अपान अल्फ़ा प्लस बीटा। अब पूछ सकता है उसने मैक्सिमम वेलोसिटी जो अचीव की थी वो क्या होती है। जो मैक्सिमम टाइम यही पूछ सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैक्स वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा बीटा इंटू टी अपन अल्फ़ा प्लस बीटा। एक और पूछ सकता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ये तो मैक्स वेलोसिटी थी ना, एवरेज क्या होती है। जो वी मैक्स हो जाएगा, जो वी एवरेज हो जाएगा वो हाफ ऑफ हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा वी मैक्स, मतलब 1/2 अल्फ़ा बीटा टी अपन अल्फ़ा प्लस बीटा। और एक और चीज़ है कि वो पूछ सकता है कि डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कि लाइक वहाँ से 0 से इंक्रीज़ किया, मैक्स हुआ फिर 0 गया। तो ये पूछ सकता है कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो वो होता है 1/2 अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर। ध्यान से टी स्क्वायर अपन अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर हम इस टॉपिक में क्वेश्चन देखें तो डायरेक्टली यही पूछा है कि यहाँ पे एक आइसोलेट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और कांस्टेंट रेट अल्फ़ा से वो इंक्रीज़ किया फॉर सम टाइम, कुछ भी टाइम हो जाएगा। आफ्टर विच इस डी एसलेट कांस्टेंट रेट बीटा से, मतलब अल्फ़ा से इंक्रीज़ किया, बीटा से कम हो गया, टू फिर से रेस्ट हो गया, रेस्ट चला था, अल्फ़ा से इंक्रीज़ किया, फिर से बीटा से डिक्रीज़ किया, फिर रेस्ट पे आ गया। अब पूछ रहा है टोटल टाइम जो है वो टी है, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार, मैक्सिमम बीच में होगी ना, जहाँ पे ये वहाँ पे मैक्सिमम ख़त्म हुआ वहाँ पे, तो वही है बी क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा टी अपन अल्फ़ा प्लस बीटा, ऑप्शन नंबर 4। और हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट है इस पर है कि आपने देखा ब्लॉक क्वेश्चन आता है। ब्लॉक क्वेश्चन क्या होता है कि एक ब्लॉक को हम रखते हैं एक्सट्रेंगुलर पे जो ठीक मास एम का है, थीटा पर झुका हुआ है, तो किस एक्सेलरेशन को आगे बढ़ा कि ब्लॉक ना गिरे। तो सर ऐसा नॉर्मली यही होता है tan थीटा इक्वल टू अपन जी, जो मैक्सिमम लोग डिराइव करके निकालते हैं। मुझे लगता है इसको याद रखना चाहिए सबको। अगर नेक्स्ट डायरेक्टली देखिए क्वेश्चन को, तो वही पूछा हुआ है ए ब्लॉक ऑफ मास प्लेस ऑन स्मूथ इंक्लाइंड वेज, वेज पर रखा हुआ है ABC पे, थीटा का झुका हुआ है। द वेज इज एक्सेलरेशन इससे बढ़ाया गया है टुवार्ड्स द राइट साइड, इससे बढ़ाया है। द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा ऑफ द ब्लॉक, वही है रिलेशन क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू A/G, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो पोली वाले क्वेश्चन पे है। इसमें मेनली नेट एक्सेलरेशन ही निकालना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो एफ नेट को हम नेट मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे आ जाएगा। तो बट हम एफ नेट निकालें कैसे, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो मोस्ट M2 जो है M1 से हमेशा ज़्यादा होगा, कोई भी ज़्यादा हो सकता है, बट मैंने मान लिया है कि M2 जो है M1 से ज़्यादा है। अगर पुली के पास देखें तो जितना फोर्स इतना ये लगाएगा, वहाँ पे भी यहाँ पे ये लगाएगा नीचे, ठीक है, और इतना जितना ये लगाएगा यहाँ पे नीचे उतना ये लगाएगा। तो अगर यहाँ पे एफ नेट की बात करें, मतलब कट पिट की जितना ही फोर्स आएगा कितना आ जाएगा, M2 ज़्यादा है तो इसका फोर्स ज़्यादा होगा, तो फोर्स हो जाए M2G माइनस M1G, जी कॉमन ले लेंगे तो हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। एफ नेट हमारा क्या आ जाएगा M2 माइनस M1G, नेट मास आ जाएगा M1 प्लस M2। और जो इस कंडीशन में टेंशन होता है, टेंशन जो वायर पे लगता है, रो पे लगता है, वो इतना होगा। इसको आप याद कर सकते हैं। मुझे लगता है बेस्ट आप याद कर लो, क्योंकि अगर आप इसे मैनुअली सॉल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। आप करके तो देखो एक बार। सेकेंड कंडीशन ये है कि जो M2 मास है वो तो नीचे है, बट जो M1 मास है वो किसी ब्लॉक पर दीवार पर रखा हुआ है जो स्मूथ है, मतलब स्मूथ मतलब वहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ऑयल लगा दो कुछ भी लगा दो, स्मूथ है वो। अब स्मूथ है तो कोई भी फ्रिक्शन को वो नहीं करेगा, लगाएगा नहीं। तो जो नेट वहाँ पे फोर्स लगेगा वो क्या है, इसका फोर्स तो उस लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसे वो ज़मीन पे रख दिया गया है। और जो नेट फोर्स लगेगा वो M2 का लगेगा। तो हमारा M2 क्या हो जाएगा, M2G नेट फोर्स हो जाएगा, नेट मास क्या हो जाएगा, M1G हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में टेंशन लगता है, ये मुझे टेंशन पूछने के चांसेस कम ही लगते हैं, बट फिर भी याद कर किया जा सकता है। ओके, हमारा जो थर्ड कंडीशन है उसमें ये है कि जो वॉल थी वो रफ हो गई। रफ मतलब कि वो फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे, मान लिया म्यू है उसका वो कांस्टेंट, तो नेट फोर्स किधर हो जाएगी, M2 तो इधर अप्लाई होगा करेगा फोर्स अपना, लेकिन फ्रिक्शन जो होगा इसके थ्रू, यहाँ के थ्रू, वो इधर कम करेगा इसको। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, M2G नीचे लग रहा है माइनस म्यू टाइम्स ऑफ M1G। अगर हम जी को कॉमन कर लेंगे तो नेट फोर्स ये हो जाएगा, नेट मास ये हो जाएगा। इस कंडीशन से हमारा जो टेंशन है वो ये होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ पे कोई वॉल नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे 2 टाइम्स है, ठीक है। और यहाँ पे जब एक ब्लॉक को रख दिया गया दीवार के ऊपर
तो यहाँ पे 1 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अगर इस कंडीशन हम देखें, हम थर्ड वाले में टेंशन इक्वल टू दिया है M1 M2 1 प्लस म्यू जी अपान M1 प्लस M2। अगर यहाँ पे म्यू जो है, सपोज करो म्यू जीरो हो जाए, जीरो हो जाए मतलब कि जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाए, स्मूथ हो जाएगा तो क्या होगा, ये हट जाएगा, म्यू हट जाएगा, म्यू हटा तो क्या हो जाएगा M1 M2 जी या पर M1 जो सेम हो जाएगा, इस कंडीशन की तरफ आ जा रहे हैं। तो अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको याद कर लीजिए, इससे आप ये बना सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ओके। अगर हम इस पर क्वेश्चन देखें तो 2 मासेज आर सोन इन द सस्पेंडेड फ्रॉम अ मासलेस पुली, जो पुली वो मासलेस है मतलब विदाउट एनी मास। कैलकुलेट द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, मासेज आर लेफ्ट फ्री, जब इसे अचानक से छोड़ दिया गया तब क्या होगा। तो यहाँ पे जो ये ब्लॉक होगा वो नीचे फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ पे नीचे लगा, ये जो होगा नीचे अप्लाई करेगा, यहाँ से नीचे लगाएगा, यहाँ से लगाएगा, तो यहाँ पे 10G तो नीचे लग रहा है और ये इसको कम कर रहा है कितना, 5G। तो नेट फोर्स हो गया, नेट मास कितना हो जाएगा, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। अगर सपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5G - 15 इक्वल टू G/3। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर नेक्स्ट देखें तो वही कंडीशन है, और डिपेंड करता है कितने ही मास हो सकते तो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से हम एक और मास लगा दें यहाँ पे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मासेज, M1 M2 M3 जो है 3 है, M1 M2 M3 कनेक्टेड बाई अ स्ट्रिंग ओवर अ पुली P। मास 1 जो फ्रीली हैंग कर रहा है, और M2 M2 एक रफ सरफेस, रफ मतलब कि फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। तो पुली फ्रिक्शनलेस एंड नेग्लिजिबल मास। तो डाउन सोल्यूशन ऑफ M1 का जो सोल्यूशन वो क्या होगा, वही है सिंपल, F नेट अपान M नेट। तो फोर्स कितना लगेगा, ये तो अप्लाई करेगा नीचे, ठीक है, कितना M1G, और ये जो अपना फ्रिक्शन अप्लाई करेगा इधर इधर, मतलब ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर्स को, ये बढ़ाएगा। तो इसका हो जाएगा दोनों मास की जो मासेज है M1 M2 M3 वो क्या है, M के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, M1 माइनस, और ये भी करेगा कितना, म्यू M G, रेजिस्टेंस लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा, ये भी लगाएगा उससे सेम, म्यू M G, मतलब 2 टाइम्स ऑफ म्यू M G। नेट फोर्स हो गया, नेट मास कितना हो जाएगा, M मतलब कि 3M। अगर देखें तो M से M कैंसिल हो जाएगा, G को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 - 2 म्यू G/3। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट है वो मोमेंटम पे है। सपोज करिए कि एक वाल है, ठीक है, एक दीवार है, दीवार पे आपने एक किसी थीटा एंगल पे आपने एक बॉल को हिट किया दीवार से, ठीक है, उसने विदाउट चेंज इन वेलोसिटी उसने वो क्या किया, रिडायरेक्ट हो गया किसी डायरेक्शन में, ओके। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो सपोज़ करें, पहले एक कंडीशन देख लो, अगर मैंने बॉल को सीधा मारा होता है, ऐसे सीधा मारा होता, अगर मैं बॉल को ऐसे मारता तो ऐसे जाता, फिर क्या होता है, रिडायरेक्ट होके वापस चला आता है, मतलब कि जो चेंज इन मोमेंटम होता वो MV माइनस माइनस क्या होता, MV, क्योंकि जो है वो डायरेक्शनल क्वांटिटी है, इधर से गया तो MV माइनस डायरेक्शनल उल्टा हुआ तो MV। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ MV होता, ओके। जब क्या होता है, जब स्ट्रेट मारते हैं हम दीवार को, सीधा मारते हैं, ठीक है। अगर हम थीटा एंगल मारे, अब डिपेंड करता है कि एंगल कहाँ से लें, हम वाल से लें या फिर जो नॉर्मल है वहाँ से लें, मतलब जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है 90 डिग्री पर वहाँ से लें। तो इस कंडीशन में याद रखना कि जब साइन थीटा होता है तो एंगल दीवार से दिया होता है, ठीक है। कॉस थीटा होता है तो एंगल नॉर्मल से दिया होता है, नॉर्मल से दिया होता है। अगर आप इस पे क्वेश्चन देखें तो दिया हुआ है, और रिजिड बॉल ऑफ मास M है, एक मास है जिसका मास, एक बॉल इसका मास M है, स्ट्राइक और रिजिड बॉल को 60 डिग्री पे हिट किया है, गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड, बिना स्पीड में लॉस हुए क्या हो गया है, रिडायरेक्ट हो गया है। तो इम्पल्स मतलब कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ MV। अब डिपेंड करता है कि जो एंगल दिया कहाँ से दिया हुआ है, तो एंगल जो दिया हुआ हमारा नॉर्मल से दिया हुआ, तो नॉर्मल से होगा तो क्या होगा, कॉस होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक। 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा, MV। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
कुछ और शॉर्टकट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज़ कि कोई बॉडी है जिसका इनिशियल स्पीड जो है वो यू है, ठीक है, ए पे इसका स्पीड यू है, इनिशियल स्पीड की यू है, और उसको हम छोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाके बी पे रुक जा रहा है, ठीक है, बी पे जाके क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, ठीक। तो उसने जब रुका तो एस डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मैंने क्या किया, जो उसका इनिशियल स्पीड था यू, उसको मैंने एन टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, एन टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, तो वो कितने डिस्टेंस पे जाकर रुकेगा, कितने डिस्टेंस पे जाकर रुकेगा। तो इसमें रिलेशन ये बनता है कि जो नया डिस्टेंस आएगा ना, एन टाइम इंक्रीज़ करने पे एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ एस आएगा, मतलब कि एन स्क्वायर टाइम जो पहला डिस्टेंस था उसका, मतलब कि एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा पहले कंपेरिजन में। और सेकेंड केस ये है कि यहाँ से यहाँ जब टाइम टी ले रहा था तो एन टाइम्स को हम इंक्रीज़ कर दें, स्पीड को, इनिशियल स्पीड को एन टाइम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, तब कितना टाइम लेगा, तो एन टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम जो उसका लेगा, ठीक है। एक और कंडीशन ये है कि सपोज एक बॉडी है, उसका इनिशियल स्पीड v1 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, वहाँ पे स्पीड जाके होकर v2 हो गया। हमें नहीं पता बीच में एक्सेलरेशन लिया, क्या लिया, कुछ भी लिया, लेकिन अगर पूछे क्वेश्चन में कि मिड में उसका जो मिड है वहाँ वेलोसिटी क्या होगा, तो उसके लिए होता है v इक्वल टू √v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अपॉन 2। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है पूछे जाने की, बट फिर भी अगर याद कर सकते हैं तो याद कर ले, अच्छा होगा। एक पूछ सकता है कि जो रेंज होता है, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ेंगे तो हम ध्यान दें कि अगर यहाँ से प्रोजेक्टाइल ऐसा होता है, ठीक है, तो पूछ सकता है कि जो आर है, रेंज मतलब कि ये, वो मैक्सिमम कब होगा, तो 45 डिग्री पे होता है, ठीक है, 45 डिग्री पे होता है, तो उस टाइम जो फार्मूला होता है आर मैक्स का, यू स्क्वायर अपन जी हो जाता है। एक ये रिलेशन है कि अगर प्रोजेक्टाइल करते हैं तो कुछ हाइट होगी ना, यहाँ पे मैक्स हाइट होगी, यहाँ पे एच, इसको आर बोलते हैं, तो कुछ रिलेशन होता है इसमें। तो रिलेशन ये होता है, जो 4 टाइम्स ऑफ एच होता है वो आर टेन थीटा के इक्वल होता है। ये में भी पूछा जा सकता है, बट प्रोबेबिलिटी कम है। अब आर सेम कम होता है, जो रेंज है ये सेम कब हो सकता है, सेम तब होगा सपोज़ कि 2 बॉल है, सपोज़ कि कोई बॉल है, उसको मैंने फेंका, एक थीटा फेंका और एक थीटा 2 पर फेंका, ठीक है, एक थीटा फेंका, एक थीटा 2 पे फेंका। अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा 1 को जोड़ें 2 को जोड़ें 90 डिग्री पे है, तो जो आर होगा वो सेम होगा, मतलब कि वो जाके गिरेंगे, जिस हाइट डिफरेंट हो सकता है, बस जो ये डिस्टेंस होगा आर होगा, रेंज होगा, वो इक्वल होगा दोनों का। अब एक और कंडीशन ये बनता है कि जब आर इक्वल होता है, मतलब आर इक्वल होगा ना, जो आर थीटा पे फेंके, एक थीटा 2 पे फेंके, तो आर तो इक्वल है, तो जो हाइट का रेशियो होता है एस थीटा अपान एस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एक और चीज़ है जो मैक्सिमम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट मुझे लगता है देना चाहिए, कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो कंडीशन है वो याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी तुम्हारा फार्मूला दिया हुआ है, ऐसे कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू 5t + 2 दिया हुआ है, तो पूछ सकता है कि हाँ ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि नहीं, ये क्या है, ठीक है। तो उसके लिए एक यही कंडीशन है कि अगर जो डिस्टेंस है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट होगा, अगर v है t के प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट होगा, या फिर v दिया हुआ है √x प्रोपोर्शनल होगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। अब इसको कैसे देखना है, कैसे भी पता चलेगा, इसके लिए यही है कि आप बेसिक्स पे ध्यान दिएगा तो आपको रियलाइज़ ये हो जाएंगी कि ये कैसे हुई है।